नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रीनल सिस्टम की पैथोलॉजी की दुनिया में। तो जैसे आज तो आप देख रहे हैं पहली डिजीज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें हम सिर्फ और इम्पोर्टेंट केस की बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं आपको क्या दिखाई दे रही है उसके अलावा और भी बताऊँ। अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो उससे नोट्स भी बना सकते हो। तो इसमें आपको पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हमें सबसे पहले मतलब समझना है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्या है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब ये एक डिजीज़ ना हो कि ग्रुप ऑफ सिम्टम है। सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम, तो ग्रुप ऑफ सिम्टम। तो इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमें मोस्टली बहुत सारे सिम्टम एक साथ दिखाई देते हैं, तो हमें और ये किससे रिलेटेड दिखाई दें, नेफ्रॉन से रिलेटेड, तो इसलिए हम इसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें 4 मोस्टली सिम्टम दिखाई देते हैं: प्रोटीनयूरिया, हाइपोएल्बुमिनेमिया, एडिमा और हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है। तो अब ये सिम्टम दिखाई क्यों देते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका एग्जैक्ट कॉज है वो है अननोन अभी तक, परंतु इसमें देखा गया कि ग्लोमेरुलस लेयर है वो डैमेज हो जाती है। वो डैमेज क्यों, इसका कोई एग्जैक्ट कॉज इज अननोन है, परंतु कुछ रिसर्च में ये देखा गया है कि जो ग्लोमेरुलस लेयर है वो ऑटो इम्यून डिजीज होने के कारण इसकी लेयर है वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है। यहाँ पर ऑटो इम्यून का क्या मतलब है? ऑटो इम्यून का मतलब है कि बॉडी में जो भी सेल है उसके प्रति बॉडी के द्वारा ही एंटीबॉडी डेवलप कर ली जाती है। जैसे एंटीबॉडी डेवलप कर ली जाती है, उस एंटीबॉडी को वो बॉडी की जो सेल है उसे वो एंटीबॉडी एंटीजन समझने लग जाती है और उसके साथ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करने लग जाती है और धीरे धीरे उसको डैमेज करने लग जाती है, जैसे मास्टीनिया ग्रेविस में होता है। तो इसमें प्रोटीनयूरिया सिम्टम देखते हैं। प्रोटीनयूरिया में प्रोटीनयूरिया क्यों होता है? जब ग्लोमेरुलस की लेयर धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है तो ब्लड में जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो बॉडी से बाहर निकलने लग जाते हैं। तो प्रोटीन का सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है एल्बुमिन। तो जैसे जैसे नेफ्रॉन से एल्बुमिन बाहर निकलने लग जाएगा तो बॉडी में एल्बुमिन की कमी हो जाएगी और यूरिन में प्रोटीन दिखाई देने लग जाएगा, धीरे धीरे अमाउंट बढ़ने लग जाएगी। तो जिसके कारण एक सिम्टम प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन बाहर निकलने के कारण बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हाइपो एल्बुमिनेमिया हो जाएगा। अब एल्बुमिन का फंक्शन होता है बॉडी में ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। अब जैसे जैसे एल्बुमिन की कमी होती जाएगी ऑनकोटिक प्रेशर कम होता जाएगा। ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा मतलब फ्लूइड है वो ब्लड वेसल से निकल के इंटरस्टेशियल स्पेस में चला जाता है। अब इंटरस्टेशियल स्पेस में चला जाएगा तो बॉडी में एडिमा डेवलप हो जाएगा। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये होता है कि सबसे पहले एडिमा कहाँ डेवलप होता है? सबसे पहले एडिमा डेवलप होता है पेरी ऑर्बिटल एरिया में। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया, जब बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बॉडी कंपनसेट करने के लिए और प्रोटीन के रिक्वायरमेंट बढ़ेगी बॉडी में, तो बॉडी लीवर को जाके कहेगा भाई ला भी मेरे को प्रोटीन दे। तो बॉडी प्रोटीन सिक्रेट एल्बुमिन ये सिक्रेट ना करके लाइपोप्रोटीन जिसमें लाइपोप्रोटीन लिपिड प्लस प्रोटीन वो सिक्रेट करेगी, जो कि बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है, जिसके आगे जाके बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि आपको आगे साइड इफेक्ट में बता दिया जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गए मोस्टली 4 सिम्टम जिसके कारण इस डिजीज़ को नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहा जाता है। इसके अलावा और सिम्टम देखने को मिलते हैं हेमेचूरिया क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जैसे जैसे बॉडी के अंदर नेफ्रॉन डैमेज होने लग जाएगा, जैसे जैसे ज़्यादा नेफ्रॉन डैमेज होगा तो ग्लोमेरुलस की लेयर है उसमें पोर है वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, गैप बढ़ जाएगा, वहाँ से ब्लड निकलने लग जाएगा, जिसके कारण हेमेचूरिया अपन को देखने को मिलेगा। अब ओलिगोयूरिया क्यों? अब आप यहाँ पर सवाल करें ओलिगोयूरिया क्यों होगा? कि आप तो बता रहे हैं कि ग्लोमेरुलस से सभी चीज़ निकलने लग जाएंगी,
परंतु यहाँ पर तो ओलिगोयूरिया हो रहा है। ओलिगोयूरिया इसलिए हो रहा है कि जब एडिमा डेवलप हो जाएगा बॉडी में, तो बॉडी के अंदर वसल्स के अंदर फ्लूइड की कमी हो जाएगी। वसल्स के अंदर फ्लूइड की कमी हो जाएगी तो नेफ्रॉन से जो भी वाटर सप्लीमेंट वहाँ से निकलेगा, परंतु पीसीटी और डीसीटी और लुपोपेनली के द्वारा वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो इसलिए ओलिगोयूरिया होगा। एजिटोमिया होगा। तो वो क्यों होगा? पहले तो ये देखो, एजिटोमिया होता क्या है? बॉडी में सीरम क्रिएटिनिन, सीरम यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ना एजिटेमिया होता है। जब बॉडी में फ्लूइड कम रह जाएगा, ओलिगोयूरिया होगा, तो ये भी यूरिन के साथ, जब वाटर होता है वाटर के साथ ही तो ये बाहर निकलते हैं। जब वाटर भी बाहर नहीं जा रहा तो ये कैसे जाएंगे? इसलिए एजिटेमिया। और लेवल डिक्रीज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का लेवल डिक्रीज क्यों होगा? इससे लेकर के आगे चलते चलते कॉन्शियसनेस लो होते होते आगे जाने पर एनसेफेलोपैथी भी देखने को मिलती है, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अमोनिया ज़्यादा बढ़ जाएगी और ब्रेन में जाके अपने सिम्टम दिखाने लग जाएगी। इसके अलावा मोस्टली सिम्टम यही है। और एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ट्रांसफेरिन प्रोटीन की कमी हो जाती है। एल्बुमिन एक ट्रांसफेरिन प्रोटीन का काम करती है, जो कि जिसकी कमी हो जाने के कारण आयरन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य नहीं होगा और बॉडी में आयरन बढ़ जाएगा। बॉडी में आयरन बढ़ जाएगा, परंतु उस आयरन को हीमोग्लोबिन यूटिलाइज नहीं होगा, जिसके कारण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलेगा। इसके बाद डायग्नोसिस में कुछ खास नहीं होता। इसमें हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस, आरएफटी, सीरम प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा और लिपिड प्रोफाइल है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हाइपरलिपिडीमिया होता है, बॉडी कंपनसेट करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। आपको सभी जो डायग्नोसिस है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता देना कि डायग्नोसिस बताने या नहीं। अगर बताने होंगे तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्लास डायग्नोसिस की ओर डाल दूँगा। इसके बाद में मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में इसकी बात करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस की। ड्रग ऑफ चॉइस है इसकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्यों है? क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का काम क्या होता है? टू ट्रीट इन्फ्लामेशन ऑफ हीलिंग। बॉडी के इन्फ्लामेशन स्टेटस को कम रिड्यूस कर देती है। मतलब ऑटो इम्यून है, ऑटो इम्यून रिएक्शन है उसको कम कर देगी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसके कारण आगे और भी डिजीज़ फैलने के चांस बहुत कम रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक हम एट्रोवेस्टेटिन देते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट्रोवेस्टेटिन, ताकि आगे एमआई जैसे बॉडी में लिपिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो एमआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए एट्रोवास्टेटिन देते हैं। इसके अलावा वारफेरिन क्यों देते हैं? क्योंकि वारफेरिन है एक एंटीकोगुलेंट है, मतलब ब्लड में थक्का नहीं जमने देता। अब थक्के की प्रॉब्लम कहाँ जाती है? कि जब बॉडी से प्रोटीन की कमी हो रही है तो साथ साथ में एंटीथ्रोम्बिन प्रोटीन थर्ड की भी बॉडी से कमी हो जाती है। अब एंटीथ्रोम्बिन प्रोटीन थर्ड का काम क्या होता है? एंटी थर्ड प्रोटीन का काम होता है, ये जब बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है विटामिन के की प्रेजेंस में, तो एंटीथ्रोम्बिन है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में नहीं बदलने देता। जब इसकी कमी हो जाएगी तो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में बदल जाएगी और फिर थ्रोम्बिन है वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा और ब्लड में क्लॉट बन जाएगा। ठीक, इसलिए हम एंटीथ्रोम्बिन थर्ड प्रोटीन को, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, इसके साथ साथ हम इसे नो क्लॉट फॉर्मेशन भी कहते हैं। ये इनएक्टिव क्लॉटिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है। इसके अलावा अपना बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, डायरेक्ट, कि आपकी शिफ्ट चेंज हुई है और एक पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम का वार्ड में भर्ती है, तो आप इनिशियल एक्शन क्या लेंगे? अपन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है उसका आईओ चार्ट को मेंटेन करना। देखेंगे भाई इसको कितना इनपुट दिया गया और कितना आउटपुट दिया इसने। तो सबसे पहले इनिशियल एक्शन है नर्सिंग
ऑफिसर का कि इसका आयु चार्ट मेंटेन करो। इसके बाद दूसरा फंक्शन होता है डेली वेट चेकअप। डेली वेट चेकअप इसलिए करते हैं क्योंकि अगर पेशेंट का वेट बढ़ता जाता है और हम इनको इनपुट मतलब फ्लूइड और देते रहते हैं, जिसके कारण बॉडी में फ्लूइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और हार्ट फेलियर तक की कंडीशन देखने को मिल जाती है। इसलिए सेकंड फंक्शन है अपना वेट चेकअप। वेट को मॉनिटर, वेट मेंटेन है तो बराबर इनपुट और आउटपुट को चलते रहना। फिर इसके बाद में वाइटल साइन चेक करने चाहिए। वाइटल साइन चेक क्यों करने चाहिए? क्योंकि वाइटल साइन से ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना पड़ता है, ब्लड प्रेशर, इसके अलावा पल्स रेट, इनको मॉनिटर करते रहना चाहिए। इसके अलावा और इस नर्सिंग मैनेजमेंट में इन्फेक्शन की ध्यान रखनी चाहिए पेशेंट की, क्योंकि इम्यून सिस्टम स्टेरॉइड देने के कारण कम हो जाता है, तो इसलिए। और इसके अलावा फ्लूइड की बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड है ना, फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ओलिगोयूरिया होता है, एडिमा हो जाता है, तो वो पूरी बॉडी जनरलाइज एडिमा हो जाता है। और जनरलाइज एडिमा को मेडिकल टर्म में यूज़ लेते हैं एनासार का। इसके बाद अपन बात करते हैं डाइट मैनेजमेंट की। तो डाइट मैनेजमेंट में अपन को लो प्रोटीन देनी है, हाई कैलोरी देनी है एंड हाई फैट डाइट देनी है। क्योंकि लो प्रोटीन इसलिए देनी है कि प्रोटीन देंगे, प्रोटीन से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो बॉडी में एनसेफेलोपैथी कंडीशन और ज़्यादा डेवलप होगी, क्योंकि अमोनिया निर्माण होगा, क्रेटिनिन अमोनिया निर्माण होगा, अमोनिया निर्माण होने के कारण एनसेफेलोपैथी होगी, और एनसेफेलोपैथी होने के कारण ब्रेन से रिलेटेड भी और साइड इफ़ेक्ट अपने को देखने को मिलेंगे। इसलिए हमें डाइट का बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लो प्रोटीन डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई फैटी डाइट देनी चाहिए पेशेंट को। और इसके अलावा अब नेक्स्ट, और साल्ट कम लेना चाहिए, क्योंकि पर्सन का ब्लड प्रेशर तो वैसे ही हाई हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट इसके कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में देखें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों होगा? क्योंकि ट्रांसपेरेंट प्रोटीन की कमी है, जिसके कारण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक, इसके अलावा सेकंड, हाइपर कोगुलेबिलिटी विथ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, क्योंकि एंटी थ्रोम्बिन प्रोटीन थर्ड की कमी होने के कारण बॉडी में थ्रोम्बस के बनने के चांस बहुत ज़्यादा है, एम्बोलिज्म बन जाता है, थ्रोम्बस बन जाता है, तो उसके चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए ये भी एक कॉम्प्लिकेशन देखा गया है। अब इसमें देखते हैं प्रोटीन किस किस हिसाब से, कौन सी डिग्री में प्रोटीन को कैसे प्रोनाउंस किया गया। पहले आता है माइल्ड इंजरी या सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया। मतलब इसमें ग्लोमेरुलस में इतनी ही डैमेज हुआ है कि उनसे सिर्फ और सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल ही निकलते हैं, मतलब जैसे एल्बुमिन, तो इसलिए इसे सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा मॉडरेट इंजरी, +2 के नाम से प्रोनाउंस करते हैं इसे। ये सब नेफ्रोटिक रेंज होती है, क्योंकि इसके अंदर एल्बुमिन के साथ साथ ग्लोबुलिन भी बॉडी से बाहर निकलने लग जाते हैं, और जिसकी रेंज होती है 3 ग्राम पर डे। मतलब दिन में पर्सन ऑलमोस्ट 1500 से 2000 ml यूरिन पास आउट करता है, उसमें 3 ग्राम प्रोटीन से कम होती है, तो ये प्री या सब नेफ्रोटिक रेंज के नाम से इसे जाना प्रोनाउंस किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एल्बुमिन के साथ साथ ग्लोबुलिन प्रोटीन भी निकलने लग जाता है, इसलिए नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया के नाम से इसे प्रोनाउंस किया जाता है। इसके बाद तीसरी कंडीशन डेवलप होती है सीवियर इंजरी या +3, जिसके अंदर पर डे 5 ग्राम पर डे से ज़्यादा एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन प्रोटीन का एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जिसके कारण बॉडी कंपनसेट करती है और लीवर से लिपिड प्लस प्रोटीन सिक्रेट करवाती है कंपनसेट मैकेनिज्म के द्वारा, और ब्लड में लिपिड का लेवल लाइपोप्रोटीन, जिसे लिपिड प्लस प्रोटीन लाइपोप्रोटीन, जिससे लाइपोप्रोटीन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। इसके कारण ही हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको क्या कुछ समझ में नहीं आया आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें आपको जो लेयर दिखाई दे रही है,
जैसे जो रेड कलर के अंदर है, जो रेड कलर के अंदर है ये वाला पार्ट, यहाँ पर ब्लड आता है। और इसका जो ये पार्ट है ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। ग्लोमेरुलस जब इसमें इंजरी हो जाती है तो इसके पोर की साइज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। पोर की साइज़ पहले इसकी साइज़ कम होती है, पर जब ऑटोइम्यून डिजीज के कारण इसकी पोर की साइज़ बढ़ जाती है, जिसमें प्रोटीन धीरे धीरे बॉडी से बाहर आने लग जाता है। धीरे धीरे और ज़्यादा इंजरी बढ़ती है तो यूरिन के साथ साथ ब्लड भी बाहर आने लग जाता है। ये इसका पीसीटी वाला पार्ट है, ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी वाला पार्ट है और ये कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। और जो भी आप आगे जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।